गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तो इम्पोर्ट हमने पढ़ लिया था। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स में क्या है कि इसमें टॉपिक कुछ कुछ है कि लाइसेंस के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनका मैन्युफैक्चर और सेल दोनों ही प्रोहिबिटेड है। तो पहला टॉपिक हमारा यही है। तो इसके लिए क्या है कि कौन कौन सा ड्रग्स प्रोहिबिटेड होता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए या सेल्स के लिए। तो ये क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफाई करती है कि मान लीजिए कुछ 5 ड्रग्स है, उसको नोटिफिकेशन में लाना है कि ये 5 ड्रग्स को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि ऑफिशियल गैजेट में सरकार निकालती है कि हाँ ये सब ड्रग्स फिलहाल के लिए बैन लगा हुआ है, अभी इनका यूज हम नहीं कर सकते। तो ये तो ठीक है, ऑफिशियल गैजेट्स में निकालती है, लेकिन किस कैटेगरी के ड्रग्स को निकालती है ये जानना बेसिकली बहुत जरूरी है। तो पहला जो हमारा ड्रग्स है वो होगा सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, जिनकी क्वालिटी पे शक हो, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं हो, वो ड्रग्स को बैन करती है, प्रोहिबिट करती है। तो अब ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या हो गया? तो हमने मिसब्रांडेड ड्रग्स के बारे में पढ़ा, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में पढ़ा एंड स्प्यूरियस ड्रग्स के बारे में पढ़ा। तो ये तीनों टाइप्स के जो भी ड्रग्स हैं ये इसको बैन करती है। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक्स में भी सेम चीज है, जिसके स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं हो, इधर वो मिस ब्रांडेड हो, एडल्ट्रेटेड हो या स्पेरियस हो, तो उस कैटेगरी ऑफ कॉस्मेटिक्स या उस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को बैन करती है। इसका क्या करती है कि कोई भी तरह के पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, तो उसका अगर फॉर्मुलेशन उसके लेबल या कंटेनर पे नहीं लिखा है, तो उस एक कैटेगरी में वो उस पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन को बैन करती है। क्योंकि जो भी मेडिसिन आना है उसका केमिकल कंपोजिशन आपको लिखना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो अगर कोई भी पेटेंट ड्रग्स है, वो अपना पेटेंट नहीं देना चाहता कि हाँ ये सब ड्रग इस चीज का केमिकल का कंपोजिशन का बना है, इतना एमजी लिखा है, तो वैसे ड्रग्स आप मार्केट में नहीं ला सकते। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, उसका सेल नहीं हो सकता, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। उसके बाद वो सारे ड्रग्स जो बताते हैं कि शेड्यूल जे को प्रिवेंट करेगा, वो सारे ड्रग्स। ओके। और जो ड्रग जो शेड्यूल जे के अंतर्गत आते हैं, एंड शेड्यूल जे में क्या होता है कि वो सारे ड्रग्स आते हैं जिसका आप ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट में नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल ग्लूकोमा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, मतलब जिसको आप बता नहीं सकते कि आप इसको क्योर कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वैसे कोई भी ड्रग्स को प्रोहिबिट करती है। उसके बाद वैसे सारे केमिकल जिसका कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपके लिए हार्मफुल हो, यूज करने पे हो सकता है डर्मेटाइटिस कर दे या अनसेफ हो। कोई भी अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को तोड़ के बन रहा है, या वैसे कोई भी ड्रग्स जिसमें कोई भी इंटरवेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, तो वो सारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को प्रोहिबिट करती है। नेक्स्ट दूसरा है कि कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए लाइसेंस के लिए। कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप ड्रग्स या रिटेल ड्रग्स लाइसेंस में, उसमें क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, क्या क्या पेपर लगेंगे आपको। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, आपको हर चीज के लिए लाइसेंस की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, तो कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी ड्रग्स रहे, चाहे वो होम्योपैथिक रहे, इधर एलोपैथिक रहे, आपके लिए लाइसेंस होना चाहिए। तो अब लाइसेंस जो होता है वो बहुत तरह का होता है। तो पहले हम जानते हैं सेल लाइसेंस के बारे में। तो सेल लाइसेंस क्या है कि इसका मेन पर्पस क्या है कि कोई भी ड्रग्स को सेल करने के लिए, तो कोई भी दवाई को बेचेंगे तो उसके लिए इधर होलसेलर ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, या रिटेल ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर रिस्ट्रिक्टेड ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। सभी के लिए अलग अलग कंडीशंस है कि किस बेसिक पे होलसेलर मिलेगा या रिटेल मिलेगा या रिस्ट्रिक्टेड ड्रग लाइसेंस मिलेगा। सभी का क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आपको उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बेसिकली कुछ एक आइटम्स पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोन लाइसेंस। तो नाम से पता चल रहा है लोन मतलब हम कहीं से लेके आए हैं, जैसे हम पैसा लेते हैं ना, उधार का पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं कहीं से, तो बाद में हमको चुकाना पड़ता है। लाइक दैट लोन लाइसेंस भी वैसे ही है कि
ऐसा लाइसेंस कि जिसमें वैसे बिजनेस को दिया जाता है जिसके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो किसी और के लाइसेंसिंग से उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूज करने वाला हो, दैट इज कॉल्ड लोन लाइसेंस। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे लेटर ऑन, थोड़ा बाद में। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो है इंपोर्ट के बारे में। तो इंपोर्ट करने के लिए भी हमको लाइसेंस की जरूरत है, तो इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस की जरूरत है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट लाइसेंस। उसके बाद एक होता है मल्टी ड्रग लाइसेंस। अब ये मल्टी ड्रग लाइसेंस क्या होता है कि कोई भी एक आदमी अगर अलग अलग जगह मल्टीपल स्टेट्स में सेम नाम से अगर वो बिजनेस ऑथराइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपोलो, अपोलो हर जगह पे है, तो अपोलो को कोई ना कोई लिया होगा, फ्रेंचाइज किया होगा, तो उसके लिए जो लाइसेंस लिया होगा दैट इज कॉल्ड मल्टी ड्रग लाइसेंस। मतलब एक ऐसा लाइसेंस जिसमें कि वो सेम नाम का बिजनेस हर एक स्टेट में चला रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टी ड्रग लाइसेंस। बोलिए बोलिए। नेक्स्ट है कि अब हमारा टर्म एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए ड्रग लाइसेंस के लिए। तो पहला, एटलीस्ट जो भी एप्लीकेंट है उनको ड्रग लाइसेंस के लिए एटलीस्ट 4 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद जो भी ड्रग लाइसेंसी है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एक एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। हमेशा एक फार्मासिस्ट उसको सुपरवाइज करने वाला होना चाहिए, एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी एक्सपायरी वाला जो भी दवाइयां हैं वो नहीं रखें, क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये आप नहीं रख सकते, ऐसा अकॉर्डिंग टू लॉ है। तो एक्सपायर से पहले उसको या तो स्टॉक। तो अब हमारा टर्म एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो जनरली हर किसी के लिए टर्म एंड कंडीशंस वैरी करता है। जैसे इंपोर्ट लाइसेंस लेना है उसके कंडीशंस अलग होंगे, लोन लाइसेंस लेना है उसके कंडीशंस अलग होंगे, मल्टी ड्रग लाइसेंस लेना है उनके कंडीशंस अलग होंगे। बट आपको सभी का अलग अलग नहीं पढ़ना है, तो एक कॉमनली थोड़ा लेके हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कॉमन क्राइटेरिया है। ओके, तो कॉमन क्राइटेरिया में पहला क्या आता है कि जो भी ड्रग लाइसेंस चाहिए, जो भी एप्लीकेंट है उसके पास एटलीस्ट 4 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, दवाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हो तो उससे पहले उसके पास 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चर होगा ड्रग्स का उसका सुपरविजन हमेशा एक एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट होना चाहिए, फार्मासिस्ट करना चाहिए। सुपरविजन हमेशा एक एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के अंतर्गत होना चाहिए। उसके बाद जो भी ड्रग्स है एक्सपायर्ड ड्रग्स उसको ना आप सेल कर सकते हैं ना उसको स्टॉक में रख सकते हैं, ये लॉ के द्वारा पूरा बैन है, फॉरबिडन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी अगर रिटेलर है, इनकेस अगर रिटेलर है तो उसको कभी भी माइनर जो या जो 18 साल से छोटे हैं उनको दवाई नहीं दे सकते, कोई भी रिटेलर दवाई नहीं दे सकता। हमेशा जो माइनर से ऊपर है, 18 साल से ऊपर के उम्र के हैं उनको ही दवाई बेचना है। उसके बाद क्या है कि जितना समय वो रिटेलर दवाई बेच रहा है उसको हर एक जितना भी कुछ जितना भी बेचा है उसको एक हमेशा एंट्री करके रखना पड़ेगा, उसको हमेशा रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है। एटलीस्ट फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको चाहिए एटलीस्ट को कोई भी अगर ड्रग इंस्पेक्टर आ रहा है तो प्रीवियस 5 इयर्स का उसके पास लिखा रजिस्टर होना चाहिए। अगर इनकेस कोई भी मेडिकामेंट है जो एनिमल्स को क्योर किया जाना वाला है, मान लीजिए जानवर्स के वेटनरी पेट्स के लिए है, तो उस पे लेबल होना चाहिए कि ये ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर ट्रीटिंग एनिमल्स। तो ऐसा कोई उसके ऊपर लेबल लगा होना चाहिए। उसके बाद जो भी ड्रग्स जो शेड्यूल एच का है या शेड्यूल एक्स का है, तो ये दोनों ड्रग्स क्या है, बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है दोनों, शेड्यूल एच भी शेड्यूल एक्स। तो शेड्यूल एच आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, शेड्यूल एच भी एक्स भी नहीं ले सकते, बट एक्स में और क्या ज्यादा एडिशन है कि ये नार्कोटिक्स वाले ड्रग्स रहते हैं, जनरली हैबिट फॉर्मिंग। अगर आपने 10 दिन इसका यूज कर लिया तो 11वां दिन आपको इसका हैबिट हो जाएगा। तो ऐसे सारे ड्रग्स जनरली तो पहले इसका वैलिडिटी होना चाहिए 2 साल का, उसका जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट होना चाहिए, तो वो एटलीस्ट आपके पास वैलिडिटी उसका 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद अब ये
सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर्स पे ही प्रोवाइडेड होना चाहिए, जैसे नर्सिंग होम है, डिस्पेंसरीज है, हॉस्पिटल्स है, वहीं पे ये सब मिलना चाहिए। और ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तब तक ये दवाई आप बेच नहीं सकते। उसके बाद कोई भी ड्रग लाइसेंसी जो है कोई भी दवाई को एक जगह पे स्टोर करके नहीं रख सकता कि हाँ ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां हम सिर्फ एज ए फ्री सैंपल हम किसी सर्टिफाइड फिजिशियंस को देना है, तो ऐसा भी वो नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि अब और क्या क्या चीज लगेंगे ड्रग प्रीरिक्विजिट, क्या क्या चीज है ड्रग लाइसेंस के लिए, मतलब ड्रग लाइसेंस को ओपन करने के लिए हमारे पास क्या क्या पेपर्स लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बेसिकली। तो सबसे पहला तो एक इंडिविजुअल्स को लगना चाहिए जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस को चला चला पाए, तो उसके लिए कोई कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। अब ये कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा? तो पहला, कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेट फार्मेसी के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, कि कोई भी आदमी ग्रेजुएट, साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। या फिर अगर वो साइंस से ग्रेजुएट भी नहीं है, फार्मासिस्ट भी नहीं है, तो एटलीस्ट उसके पास 12th तक का डिग्री होना चाहिए एंड विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस। अगर जैसा ही उसका लोअर क्वालिटी आने लग जाता है, लोअर मतलब क्लासेस कम होती जाते हैं, तो एक्सपीरियंस उसको ज्यादा दिखाना पड़ता है। तो ये सब में से कोई उसको चाहिए, या फिर वैसा कोई इंसान जो ड्रग कंट्रोल के डिपार्टमेंट में काम किया हो, तो वो ड्रग बिजनेस संभाल सकता है। उसके बाद होलसेलर बिजनेस रन करने के लिए भी जरूरी नहीं कि वो फार्मासिस्ट हो। यहाँ पे फार्मासिस्ट सिर्फ एक जगह है, ऑफिशियल तरीके का बोला गया है, या तो ग्रेजुएट भी हो सकता है 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए, या 10th 12th पास भी हो सकता है विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, या ड्रग कंट्रोल वाला लोग भी हो सकता है, या फार्मासिस्ट हो सकता है। तो फार्मासिस्ट को छोड़ के ये सारे लोग भी हो सकते हैं। और होलसेलर्स के लिए सिर्फ ग्रेजुएटेड होना चाहिए 4 ईयर के लिए, या अंडर ग्रेजुएट है तो 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएटेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। अंडर ग्रेजुएटेड अगर है तो मान लीजिए ग्रेजुएशन नहीं हुआ है या कुछ भी 12th करके आया है, तो 4 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या है कि आ, हमारा जो एरियाज है, कोई भी कितना एरिया होना चाहिए फार्मेसी यूनिट्स के लिए, वो होलसेलर और रिटेल के लिए 15 स्क्वायर मीटर्स है, और दूसरा अदर केसेस के लिए 10 स्क्वायर मीटर्स है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका दवाई का स्टोर खुलना है, तो आपने लाइसेंस के लिए अप्रोच किया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अप्रोच किया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फार्मासिस्ट का हर कुछ के साथ आपने अप्रोच किया, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास आपकी दुकान पे ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं विथ मीटर्स। जैसे वो इंची टेप लेके आएंगे और आपका वो चेक करेंगे कि आपका ये जो भी चीज है वो उतना पर्टिकुलरली है, अगर 15 स्क्वायर मीटर अगर होना चाहिए तो उतना है, या उससे कम नहीं हो सकता। और उसका बेसिकली जो ड्रग कंट्रोल में दिया गया है कि कैसा प्रीमिसेस बनेगा, अकॉर्डिंगली वो होना चाहिए। जैसे ही ओके करेंगे तभी जाके आपको लाइसेंस अप्रूवल होगा, अनलेस अनटिल आप दुकान नहीं खोल सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज फैसिलिटीज। तो स्टोर करने के लिए आपके पास लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जनरल इन्फेक्शंस है तो उसके लिए आपके पास रेफ्रिजरेटर है, जैसे कि कूल कोल्ड रूम टेम्परेचर्स ये सब लिखा रहता है, तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कूल का मतलब कितना टेम्परेचर तक आता है, कोल्ड मतलब क्या टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर मतलब कितने पे रखना है। तो ये सारा बेसिक्स आपको आने चाहिए। आपके लिए रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए, आपको वैक्सीन सीरा को स्टोर करने के लिए आपके पास रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ड्रग लाइसेंस के लिए। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, अगर होलसेलर के लिए फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म नंबर 19 है, रिटेल के लिए भरते हैं तो 19 है, और रिस्ट्रिक्टेड के लिए भरते हैं तो 19A है। चालान आपको होलसेलर के लिए 1500 लगता है, रिटेल के लिए 1500, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 500 में भी रिफर कर सकता है टाइम टू टाइम। उसके बाद एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, जो भी प्रोपराइटर है, जो भी मालिक है उसका, तो उसको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है स्टाम्प पेपर पे, उसको सारे अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, सेल्फ अटेंडेंस, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह वगैरह एवरीथिंग।
उसके बाद जो भी फार्मासिस्ट रख रहे हैं या खुद ही फार्मासिस्ट है तो उसका एक एफिडेविट, उसके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, उसके आईडीज, उसका फोटोज, हर कुछ उसको देना पड़ता है। उसके बाद जो ब्लूप्रिंट है वो देना पड़ता है कि जो भी दुकान खोल रहा है उसका लेआउट कैसा होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट देना पड़ता है। उस एक एरिया का बिजली बिल जमा करना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर जरूरी है तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर का बिल देना पड़ता है, रेंट एग्रीमेंट है। तो वो सारी चीज उसको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। वो आफ्टर वेरिफिकेशन आपको फिर लाइसेंस मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। अब वैसे ड्रग्स इसमें आते हैं जो क्या है कि इसका मेन पर्पस क्या है कि हम इनका यूज सिर्फ एनालिसिस में करेंगे। मान लीजिए कि कुछ चीज को हम टेस्ट के लिए कर रहे हैं, हम अपने पीएचडी वर्क के लिए काम कर रहे हैं, या कोई भी चीज को टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, या इस ड्रग का एनालिसिस करना है, उस चीज के लिए हमको मैन्युफैक्चर करना है। उसका थेराप्यूटिक यूज नहीं है, हम पब्लिकली उसको नहीं दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम लोग इससे फीवर ठीक हो जाएगा, वैसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका सिर्फ हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सोल पर्पस हमारा टेस्टिंग है। तो वैसे कोई ड्रग्स का हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? तो अब मैन्युफैक्चर करेंगे कोई भी ड्रग्स का तो लाइसेंस तो जरूरी है, ऑब्वियस। तो इसमें भी हम लोग फॉर्म 29 भरते हैं। तो फॉर्म 29 भरते हैं जब हमको एनओसी मिल जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स मिल जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। और ये लाइसेंस सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अब इसमें हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो भी कंटेनर्स में, तो उसमें कंटेनर्स में एकदम लेबल इंडिकेट करता है इसका क्या काम है, इसको क्यों मैन्युफैक्चर किया गया, किस स्टेट में मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर का एड्रेस क्या है, साइंटिफिक सब्सटेंस का नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और किस लिए मैन्युफैक्चर हुआ। अब मैन्युफैक्चर का पर्पस क्या है वो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब किस कंडीशंस में इसको मिलता है, तो इसका पर्पस क्यों है, उसलिए इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो उसके लिए भी जैसे फॉर्म भरेंगे तो लाइसेंसी को इंस्पेक्टर को अपने प्रीमिसेस में बुलाना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद वो इंस्पेक्टर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ जो केमिकल बन रहा है, वट एवर जो भी ड्राई दवाइयां बन रही है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए बन रहा है या एनालिसिस पर्पसेस के लिए बन रहा है। उसके बाद लाइसेंसी, जो भी लाइसेंसी है उसको सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं कि कौन दवाई कब मैन्युफैक्चर हुआ और किस एक पर्सन को दिया गया, वो सारा चीज वहां पे मेंटेन करना पड़ता है। और ये जो मेंटेन बुक है वो कभी भी इंस्पेक्टर आके चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ हुआ, इधर उधर रूल्स टूट गया या कुछ भी, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको 1 मंथ का नोटिस पीरियड में नोटिस पीरियड देगा कि आपको ये बताना है। और एक से एक दिन, नॉट लेस देन 1 मंथ का नोटिस पीरियड नोटिस देता है, उसके बाद इसको बैन कर सकता है। उसके बाद है कि मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स बेसिकली क्या मतलब है कि जो अप्रूव्ड हुआ है बट अभी नया है, उसका थेरेप्यूटिक यूजेस टोटली पब्लिकली चेक नहीं किया गया। तो नया ड्रग्स है तो उसको दिखाना पड़ेगा। तो नया ड्रग जब भी अप्रूव्ड होता है तो वो कहाँ से अप्रूव्ड होता है? एफडीए से। अब जो मान लीजिए कि इसका एक्सपर्ट्स नहीं है, वो सेफ है या नहीं है, इस कंडीशंस में रिकमेंड है, ये अभी पता नहीं है। तो लेकिन अब लाइसेंस तो चाहिए, कोई भी नया ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता जबकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी का उसमें अप्रूवल नहीं मिल सकता। तो इसके लिए भी एप्लीकेंट्स को हर एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, हर एक एविडेंस देना पड़ेगा, किस क्वालिटी, किस स्टैंडर्ड, किस प्योरिटी, किस स्ट्रेंथ का चीज यूज कर रहा है और उसका थेरेप्यूटिक रिजल्ट क्या आना है। और जैसे ही लाइसेंस आ जाता है तो उससे पहले उसको देखना दिखाना पड़ेगा कि ये ड्रग्स एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड है, तभी जाके ये नया ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। उसके बाद है लोन लाइसेंस। तो हम लोग थोड़ा पढ़ चुके थे कि वैसे पर्सन जिसके पास खुद का अरेंजमेंट नहीं है, अपना फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वो फिर भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो मैन्युफैक्चर कैसे करेगा? तो किसी से लोन लेगा, तो किसी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वो लेगा, दूसरे का जो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसका कुछ प्रीमिसेस का पार्ट वो ले लेगा। तो वैसे लाइसेंस को उस हिसाब से जो उसको लाइसेंस मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस का भी सभी के लिए अलग अलग, हर एक लाइसेंस के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो अब लोन लाइसेंस भी अलग अलग तरीके का मिलता है, वैक्सीन सीरा के लिए मिलता है, या
जो स्पेसिफाइड उसमें नहीं है उसके लिए मिलता है ऑब्वियस। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए इंस्पेक्टर आया, उसको इंस्पेक्ट कर दिया, इंस्पेक्टेड हुआ एक या दो इंस्पेक्टर के साथ, तो उसके बाद वो अपना नया बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर हर एक चीज, हर एक पोर्शन ऑफ प्लांट्स को चेक करेगा और देखेगा कि क्वालिफिकेशन सही है कि नहीं, वहाँ पे जो भी टेक्निकल स्टाफ एम्प्लॉयड हुए हैं उसका सही टेक्निकल है कि नहीं, उसकी डिग्री सही है या नहीं। थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ, इवन अगर कोई भी प्रोडक्ट्स में या फिर कोई भी प्रोडक्ट में या फिर कोई भी मान लीजिए आदमी में, मतलब जो भी इम्प्लॉय है, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, प्रेयर नोटिस देना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। फिर से वो चेक करेगा कि हाँ इतना ये रॉ मटेरियल नया ऐड हुआ है या ये नया आदमी, नया एम्प्लॉयमेंट हुआ है वहां पे या रिक्रूट हुआ है, तो उसके लिए उसको हर एक कंडीशंस में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हर कुछ बताना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो उसका लोन लाइसेंस कैंसल हो सकता है। उसके बाद आता है रीपैकिंग लाइसेंस। रीपैकिंग मतलब फिर से पैक करना, वैसा लाइसेंस। तो मान लीजिए कि कोई भी ड्रग्स को फिर से तोड़ना है, उसके पैकेज को तोड़ के फिर से पैकिंग करना है किसी भी कंडीशंस में, तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस की जरूरत है। तो अब कोई कंडीशंस, रेयर कंडीशंस होता है तो उस कंडीशन में उसको फिर से पैक करना पड़ता है, तो रीपैकिंग के लिए भी उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो अब ये रीपैकिंग के लिए जो जरूरत पड़ती है लाइसेंस को, उसी को हम लोग रिपैकिंग लाइसेंसेस बोलते हैं। रिपैकिंग हमेशा हाइजीनिक कंडीशंस में करना पड़ता है, और उसको सुपरविजन के लिए या तो फार्मासिस्ट होना चाहिए या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए केमिस्ट्री से, या फिर मेट्रिकुलेशन होना चाहिए विद 4 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दूसरा क्या है कि जहाँ पे भी ये हाइजीनिक कंडीशंस में हो रहा है उसका प्रीमिसेस शेड्यूल एम को फॉलो होना चाहिए। दैट मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को, शेड्यूल एम में जितने भी चीज हैं उसको, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो भी एप्लीकेंट ये चीज दे रहा है तो उसके पास टेस्ट करने के लिए ड्रग्स को और रीपैकिंग यूनिट्स अलग अलग होना चाहिए। रीपैकिंग के लिए उसके पास अलग यूनिट्स होना चाहिए। और लाइसेंस जो है हमेशा लाइसेंस प्रीमिसेस में ही रखना पड़ेगा, और जब भी ड्रग इंस्पेक्टर चाहिए तो उसको वहां पे प्रकट करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। कुछ भी चेंजेस हो रहा है या एडिशन हो रहा है रिपैकिंग में या स्टाफ में चेंजेस हो रहा है, तो ये सारे चीज उसको लाइसेंस अथॉरिटी को देना पड़ेगा। कोई भी रिपैक का लेबल उसमें लगाना पड़ेगा कि रजिस्टर लाइसेंस नंबर क्या है। और रिपैकिंग का जो वैलिडिटी है वो सेम ईयर 31 दिसंबर तक रहता है, जैसे आपका फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट रहता है सेम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल ऑफ ड्रग्स, जो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे फिर नया चैप्टर्स पढ़ेंगे।